हो गया ना डायग्राम। डायग्राम में ये लास्ट वाली कक्षा है ना, और उसके पहले वाली कक्षा है, उन दोनों के बीच में ये इलेक्ट्रॉन है जो आ रहा नीचे की तरफ। देखो एरो कहाँ की तरफ आ रहा, नीचे। और इस इलेक्ट्रॉन से निकल रही 2 तरंगें, दो नहीं निकलेंगी तो कई सारी, 2 बना रखी हमने बाहर की तरफ, जो कौन सी तरंगें हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगें, है ना। डायग्राम कंप्लीट करो, थ्योरी तो एक्सप्लेन हम कर ही दे रहे हैं। हो गया डायग्राम। तो देखो भाई, अपन बोहर का मॉडल पढ़ रहे हैं। बोहर ने सबसे पहले क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन केवल कुछ ही कक्षाओं में घूमते हैं, ऐसा नहीं कि किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमेगा। इलेक्ट्रॉन के लिए फिक्स कक्षा होती है, वो निकालने का तरीका ये है। उन्होंने कहा उस इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होगा, यानी कोणीय संवेग का फॉर्मूला क्या होता है अपना, MVR, है ना। जो कोणीय संवेग है वो h/2π का पूर्ण गुणज होता है, यानी MVR बराबर में NH/2π, है ना। यहाँ से जो n का मान निकलेगा, n क्या है, कक्षा की संख्या, उसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमेगा। रखना क्या क्या पड़ेगा हमें, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का वेग और उसकी त्रिज्या। समझ रहे ना बात को, कक्षा की त्रिज्या समझे, तब जाके हमें मालूम चलेगा कौन सी कक्षा है। h का मान तो जानते ही हैं अपन, 2 और पाई कांस्टेंट है, समझ गया। तो ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षा में घूमेगा, इलेक्ट्रॉन एक खास कक्षा में ही घूमेगा, एक फिक्स ऑर्बिट में, स्थायी कक्षा में। और जैसे मान लो इधर की बात करें, ये जो इलेक्ट्रॉन हैं ये सारे के सारे कभी भी अपनी कक्षा को छोड़कर नहीं जा सकते जब तक कि इन्हें कोई बाहर से एनर्जी ना मिले। अभी अपन चैप्टर पढ़ के आए हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्या बताया था उसमें कि जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है तो वो कहाँ निकल आता, बाहर। बाहर कैसे निकलता है उसको ज़रा जूम करके देखो, ध्यान से सुनना ये बात को। ये जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं इन सब पे जो नाविक है ना, ये पकड़ बना के रखें अंदर की तरफ। क्यों, ये प्लस है और ये सारे के सारे कैसे होते हैं, माइनस। तो माइनस वालों को वो नाविक अपनी तरफ खींच के रखें। लेकिन अगर बाहर से कोई एनर्जी मान लो किसी भी इलेक्ट्रॉन को मिल गई, तो वह इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़ेगा और अपने से ज़्यादा ऊर्जा वाली कक्षा में चला जाएगा, या तो बाहर ही निकल जाएगा। अगर ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जी मिल गई तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो सीधा कहाँ निकल जाएगा, बाहर, परमाणु को छोड़कर, जो कि अपन पढ़ के आए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लेकिन मान लो थोड़ी सी एनर्जी कम रह गई, तो कम एनर्जी में क्या करेगा ये इलेक्ट्रॉन, उस एनर्जी को ग्रहण करके अपनी कक्षा छोड़कर, पहली कक्षा में है ये अभी, पहली कक्षा छोड़ के किस में आ जाएगा, दूसरी कक्षा में। और अगर उससे ज़्यादा मिली तो किस में आ जाएगा, तीसरी में। और बहुत ही ज़्यादा मिली तो क्या निकल जाएगा, बाहर। इतना तो समझते हो क्या, कि नाविक के पास में जो कक्षा है उसकी एनर्जी सबसे कम होती है। ये एनर्जी E1 है, इसकी एनर्जी E2 है, बाहर वाले की एनर्जी E3 है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी है E3 की, उससे कम है E2 की, सबसे कम है E1 की। जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है। तो देख लो E3 बड़ा है E2 से, E2 बड़ा है E1 से, E3 सबसे बड़ा है और E1 सबसे छोटा है। जाहिर सी बात है क्लास में टीचर के पास जो बंदे बैठते हैं ना वो सबसे शांत रहते हैं, नहीं तो तुरंत पट से हेड शॉट, नहीं समझे, वही चीज़। तो हम क्या कह रहे हैं, ये प्लस है नाविक। तो ये पहली वाली कक्षा में ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये तो कहीं जा ही नहीं सकते भाई साहब, इन पे तो पूरी पैनी नज़र है, नहीं समझा मेरी बात को। और अगर इन्हें बाहर निकलना है तो इन्हें बाहर निकलने के लिए एनर्जी चाहिए बहुत ज़्यादा, तगड़ी सोर्स फारस चाहिए, तभी बाहर जा सकते हो, नहीं समझे, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी आना चाहिए। हाँ, इसके बाद की जो कक्षा है इसकी एनर्जी थोड़ी सी कम रहेगी, ज़्यादा रहेगी सॉरी, इसकी एनर्जी ज़्यादा रहेगी। एनर्जी ज़्यादा होने का मतलब समझते हो, हलचल ज़्यादा होना, मतलब इस कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन हैं उनके पास एनर्जी ज़्यादा है, हलचल ज़्यादा है उनमें, वो चाहें तो बाहर जा सकते हैं। इन दोनों इलेक्ट्रॉन में एनर्जी कम रहेगी, शांत बैठे रहेंगे बिल्कुल, नहीं समझे बात को। हम एनर्जी किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बहुत ही कम रहेगी पहली कक्षा में, शांत बैठा रहेगा बिल्कुल, सीधे सुनना है इधर ना उधर। उसके बाद वाली जो है उसमें थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन हलचल करेंगे, उसके बाद वाली जो है उसमें इलेक्ट्रॉन थोड़ा और हलचल करेंगे। और सबसे ज़्यादा बाह्यत होंगे कौन से वाले, बाहर वाले।
इधर के जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना बिल्कुल हलचल करते रहेंगे, वो तो बिल्कुल ताक में बैठे कि थोड़ी सी भी बाहर से एनर्जी मिली और तुरंत अपन का निकले बाहर, क्योंकि इस नाविक का इधर पे कंट्रोल बहुत ही कम है। तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पहले से बहुत ज़्यादा आई थी, इसलिए तो हम कह रहे हैं जैसे जैसे बाहर जाते जाओगे ऊर्जा बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रॉन की। और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ने का मतलब है कि उसकी हलचल ज़्यादा है, वो तुरंत बाहर जाने की कोशिश में है। बाहर से ज़रा सी एनर्जी मिली और तुरंत वो इलेक्ट्रॉन का निकला बाहर। बात आ रही समझ में? हालांकि ये केमिस्ट्री का टॉपिक है पर हमें समझाना पड़ रहा, ठीक है ना? क्लियर होगी बात? तो नाविक के पास में जो अपनी कक्षा है उसके इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सबसे कम, अगले वाले जो इलेक्ट्रॉन है उसमें थोड़ी ज़्यादा हलचल है, अगले वाले में और हलचल है, अगले वाले में और हलचल है, ठीक है। अब मान लो बाहर से कोई एनर्जी आई, बाहर से कोई एनर्जी आ गई, ठीक है, इसको मिली, ठीक है। या चलो अब कैसे समझना है तुम्हें, चलो बता दे रहे हैं ना। यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन था ये वाला, इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल गई, तो मान लो वो एनर्जी इतनी नहीं थी कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी को पार कर बाहर निकल पाए, लेकिन अब एनर्जी तो मिली है, उसको कुछ ना कुछ तो यूज़ करेंगे ये। तो ये क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उस एनर्जी का यूज करके इस कक्षा से इस कक्षा तक चला जाएगा। मतलब छोटी ऊर्जा की कक्षा से, मतलब समझ रहे हो ना, लो एनर्जी वाली लेवल से हाई एनर्जी वाले लेवल में चला जाएगा, रहेगा परमाणु के भीतर ही। नहीं समझे बात को? ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ जाएगा, नहीं समझे बात को? एग्जाम्पल से समझो, मान लो इधर पे इस कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन है उन सब की एनर्जी है 2 जूल। कितनी है? 2 जूल। और इधर वाले जो भी इलेक्ट्रॉन है उन सब का स्टैंडर्ड है 3 जूल वाला। बढ़ जाती है ना एनर्जी बाहर जाने पर, और बाहर जाओगे तो और बढ़ गई, मान लो 5 जूल, इस तरह से। अब जो बेचारे अच्छे खासे 2-2 जूल में घूम रहे थे, नहीं समझे, बाहर से कोई एनर्जी आई, इस इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ग्रहण कर ली। अब ग्रहण करने के बाद मान लो 1 जूल की एनर्जी आई थी बाहर से। बाहर से कितने जूल की एनर्जी आई थी? 1 जूल की। तो वो 2 जूल और 1 जूल इन्हें ग्रहण कर लिए। अब बताओ इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी हो गई? 3 जूल। तो भाई साहब इसके तो पंख निकल आए। वो कहेगा कि भाई 3 जूल आने के बाद अपन इधर क्यों रहेंगे, हमें जाना है और अच्छे स्टैंडर्ड में। नहीं समझे बात को? पीछे बैठने को उनको और 3 जूल में जाने। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो चला जाएगा इस कक्षा में, आ गया, लेकिन वहाँ बेचारा रुक नहीं पाएगा। नहीं समझे? एकदम गरीब फोकट आदमी के पास अगर ज़रूरत से ज़्यादा पैसा आ जाए तो उड़ा देता हो, पैसा टिकता नहीं है उसके पास। तो क्या होगा, वहाँ से 1 जूल ऊर्जा आई, 2 जूल और 1 जूल हो गई 3 जूल, ये इधर आ गए, लेकिन इधर ये रुक नहीं पाएंगे। उस एनर्जी के लिए ये केवल यहाँ पर रुक पाएंगे 10⁻⁻8 सेकंड, जो कि बहुत माइनर समय है। 0.000001 हो गए 8, 6, 7, 8 अंक बाद पॉइंट। इतना कम समय, इतने समय के लिए केवल ऊपर जाएंगे, ठीक है, वहाँ रुक नहीं सकते ये, इन्हें तुरंत लौटना है अपनी कक्षा में। अब बात सुनना, इधर की एनर्जी कितनी जूल थी? 2 जूल। बाहर से एनर्जी कितनी मिली? 1 जूल। इन्हें एनर्जी ग्रहण करी, 3 जूल वाली कक्षा में आ गए। यहाँ रुक नहीं पाए, कितना रुके? केवल 10⁻⁻8 सेकंड, जो कि ये लिखा आपको दिख रहा होगा। इतनी एनर्जी, इतनी देर रुकने के बाद ये लौटे अपनी कक्षा में, क्योंकि नियम यही है कि भाई तुम दूसरी जगह केवल जा सकते हो, वहाँ रुक नहीं सकते। जैसे मान लो तुम झांसी में रहते हो, पैसा आया, नेपाल चले गए, घूमे आए, तो घूमने जा रहे हो ना, वहाँ रहने थोड़ी जा रहे हो, रह नहीं सकते ना तुम। एक ख़ास समय होगा उसके लिए ठहर के वापस आओगे, वही चीज़। तो इधर गए, रुके 10⁻⁻8 सेकंड, अब इन्हें लौटना वापस। अब जब वापस लौटेंगे तो पैसा तो अभी भी उनके पास उतना ही है। कितना जूल? 3 जूल। और अगर इन्हें वापस लौटना अपनी जगह तो कितने जूल एनर्जी करना है? 2 जूल। नहीं तो इनकम टैक्स वाले आ जाएं कि भाई 2 से ज़्यादा एनर्जी कहाँ से आई तुम्हारे पास। नहीं समझे? उनका इनके पास जवाब नहीं है। तो इन्हें क्या करना पड़ेगा, 3 जूल से वो 2 जूल की एनर्जी अगर बेस फिर से मेंटेन करने तो अपनी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। तो क्या करता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर उच्च ऊर्जा स्तर से, जैसे 3 जूल वाले से निम्न ऊर्जा स्तर में यानी कि 2 जूल वाले में फिर से आएगा, तो अपनी एनर्जी को विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में फैलाता हुआ आता है, यानी प्रकाश के रूप में फैलाता हुआ आता है। इसीलिए किसी भी जब वस्तु को हम जलाते हैं तो जलाने पे अलग अलग तरह की उसमें लॉ निकलती है। जैसे देखो, आप बताएं, गैस सिलेंडर की लॉ देखी, वो ब्लू कलर की होती, मोमबत्ती देखी, वो रेड कलर की होती। और आपने अगर केमिस्ट्री में पढ़े हो, अलग अलग जो सब्सटेंस होते हैं, केमिकल होते हैं, वो अलग अलग तरह की लॉ देकर जलते हैं। सबको जलाने पर अलग अलग कलर का फॉर्मेशन होता है। नहीं समझे? कोई नीला जलता है, कोई रेड जलता है, कोई येलोइश जलता है। तो हम वही कह रहे हैं, सबके कलर अलग अलग होते हैं। ऐसा क्यों? पता है,
सभी के बीच में जो एनर्जी का गैप है वो अलग अलग होता। अब जब ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा तो हो सकता है जाते समय वो किस रंग का बिखराव कर रहा। अगर वो ब्लू कलर का बिखराव करेगा, भैया प्रकाश में ही सारे कलर होते हैं ना, बेवकूफ़ आ देखे नहीं, VIBGYOR। तो जब वो उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जा रहा और ब्लू कलर का बिखराव कर रहा तो जलते समय उसकी कलर ब्लू दिखाई देगा। नहीं समझे? जब हम उसको आग लगाएंगे, आग लगाने पे क्या होगा? आग लगाओगे तो आग लगाने का मतलब है तुम इलेक्ट्रॉनों को एनर्जी दे रहे, तो वो निम्न ऊर्जा स्तर से कहाँ चले जाएंगे? उच्च ऊर्जा स्तर में। वहाँ रह नहीं सकते बेचारे। कितना रहेंगे? केवल 10⁻⁸ सेकंड। तो ऊपर जाके तुरंत कहाँ लौटेंगे? नीचे। और जब वो नीचे लौटेंगे तो अपनी एनर्जी को फैलाना है। अब वो डिपेंड करता है पदार्थ पे, उसकी प्रकृति पे, कि वो कौन से कलर का बिखराव करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा तो प्रकाश ऊर्जा के रूप में अपनी एनर्जी को बिखराएगा। अब वो कौन सा कलर बिखरा रहा, वो पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करता है। कोई नीला कलर फैलाएगा, कोई नारंगी, कोई पीला, इस तरह से। समझ में? तो उच्च ऊर्जा, ये देखो वही दिखा रहा है इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न में लौट रहा, तो नीचे लौटते समय देखो ये 2 लाइनें दिख रही बाहर की तरफ, ये है विद्युत चुंबकीय तरंग है, प्रकाश तरंग है। प्रकाश में अपने 7 रंग होते हैं, उसमें जो जौन सा कलर जो बिखराते होंगे वो कलर जो फैलाएंगे। समझ आ रही बात कि नहीं? इसी तरह से लौ के रंग बनते हैं किसी भी चीज़ को जलाने पे, फ्लेम टेस्ट जिसको बोलते हैं। समझ आ रहा है? कुल मिला के कहानी इतनी है। फोटो इलेक्ट्रोड इफेक्ट में हमने पढ़ा था, अपन केवल ऊपर पढ़ रहे थे। क्या? इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल गई, एनर्जी पाके वो इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, उसको हम फोटो इलेक्ट्रॉन कहने लगे। भैया उसके अंदर भी कई सारी चीज़ें हैं। उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती शायद बाहर नहीं निकले, कई सारी लेवलें हैं। अभी लेवलें कैसी हैं देखो, बाहर से एनर्जी आई, इसको मिली, ये 2 जूल है, और अगर बाहर निकलने तो 5 जूल से ज़्यादा एनर्जी चाहिए। क्योंकि अगर मान लो बाहर वाली 1 जूल हुई तो 2 को 1 पाके यहाँ पे आ पाएगा केवल 3 में। मान लो बाहर से 3 जूल आई तो 2 और वो 3 मिल के 5 यहाँ तक पहुँच पाएंगे। इन्हें चाहिए बाहर की एनर्जी 3 से ज़्यादा। 4 आएगी, 4 वो और 2 पहले से है इनकी, तो 4 और 2 कितनी होगी? 6। तब ये इस 5 वाले को छोड़कर बाहर जा पाएंगे। नहीं समझे? क्योंकि जो अपना परमाणु है उसमें एक ही कक्षा थोड़ी है भाई, कई सारे ऊर्जा स्तर हैं अंदर। उन सब ऊर्जा स्तरों को पार करना है, तब जाके तुम्हें बाहर स्वतंत्रता मिलने वाली है। तब तुम फ्री हो पाओगे, तब तुम फोटो इलेक्ट्रॉन कहलाओगे। क्लियर हो रही बात कि नहीं? अंदर दिमाग में चल रहा ना क्या बता रहे हैं? बाहर से जब एनर्जी मिलती है तो ऐसा नहीं है कि एनर्जी को पाकर अपन तुरंत परमाणु छोड़ के बाहर आ गए। नहीं, कई सारे ऊर्जा स्तर हैं, उन सब ऊर्जा स्तरों को पार करके तुम्हें बाहर निकलना है। समझ रहे? और अगर मान लो किसी एक स्तर में फंस गए तुम, इधर या इधर, तो इधर तुम रुक नहीं पाओगे। तुम 10⁻⁸ सेकंड रुकोगे, लौटना तुम्हें अपनी जगह है। तो जब तुम इधर से इधर लौटोगे तो लौटते समय अपनी एनर्जी को फैलाते हुए आओगे, क्योंकि फिर से तुम्हें गरीब होना है अपनी इसमें आके। और अभी तुम हो हायर स्टेट में। मान लो कोई इलेक्ट्रॉन इधर है, इधर से इधर आ रहा हो, इधर कितने जूल की एनर्जी है उसमें देखो? 5 जूल। और उसकी औकात कितने वाली है? 2 जूल वाली। तो 5 से 2 तक आने के लिए जब वो इधर से इधर लौटेगा ना, उसका मन नहीं है तब भी लौटना है उसको, तो लौटते समय अपनी एनर्जी को बिखराता आएगा। किसके फॉर्म में? प्रकाश ऊर्जा के रूप में, या विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में। किसी एक रंग का बिखराव करेगा। समझ गया? उसको बिखराते प्रकाश ऊर्जा के रूप में अपनी एनर्जी वेस्ट कर देगा, तो 5 जूल से फिर से पहुंच जाएगा कितने जूल पे? 2 जूल पे। वहीं आके फिर से स्टेबल हो जाएगा। क्लियर होगी बात? तो क्या होता है कि परमाणु में से कोई एक इलेक्ट्रॉन बाहर की एनर्जी को एब्जॉर्व कर लेता है, उसको पाकर वो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है, लेकिन वहाँ केवल रुक पाता है 10 कितना? -8 सेकंड। वहाँ रुकने के बाद वो फिर से अपनी कक्षा में लौटता है और लौटते समय अपनी ऊर्जा का बिखराव करता है। किसके फॉर्म में? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। कितनी ऊर्जा का बिखराव करेगा? जितना उन दोनों में डिफरेंस है। जैसे कि मान लो इधर है, इधर तुम 5 जूल पे पहुंच गए और तुम्हें लौटना है इधर 2 जूल पे। कितनी एनर्जी फैलानी पड़ेगी बीच में? 3 जूल। क्यों? 5 पे हो, 2 पे पहुंचना है, तो 5 में 2 में कितने का अंतर है? 3 का। 3 जूल की एनर्जी फैलाते पहुंच जाओ, अपने आप 2 पे सेट हो जाओगे फिर तुम। बात आ रही समझ? मान लो तुम्हें 5 जूल से 3 जूल पे जाना है, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए कितनी एनर्जी फैलानी पड़ेगी तुम्हें? बिखरानी पड़ेगी। फैलाने का मतलब उत्सर्जित करना, और अवशोषण का मतलब एब्जॉर्ब करना। समझ गए ना? अवशोषण मतलब एब्जॉर्ब करना, लेना खुद। उत्सर्जन मतलब फैलाना। तो यहाँ पे उत्सर्जन होगा जब अपन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न में जाएं। ठीक है? समझ आ गई बात कि नहीं? ठीक है ना? तो डायग्राम तो आपका कंप्लीट था ही। तो अच्छा, फॉर्मूला देखो। फॉर्मूला होता है E2 - E1 बराबर में hν। सही लिखा ये? hν क्या होती है? किसकी एनर्जी है? फोटोन की।
फोटोन की ऊर्जा, अरे भैया प्रकाश फैलाओगे ना तुम, विद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या होती हैं, प्रकाश किरणें, लाइट, और लाइट में कौन से पार्टिकल होते हैं, फोटोन। तो फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, एच न्यू, समझ गए ना, फोटोन के रूप में एच न्यू एनर्जी अपन बिखरेंगे कितनी, E2 - E1, जहाँ पे E2 क्या है, उच्च ऊर्जा स्तर की कक्षा, उच्च ऊर्जा स्तर, और E1 क्या है, निम्न ऊर्जा स्तर। क्लियर हो रही ना बात, दिमाग में सेट कर लेना, हर जगह यही बताना पड़ेगा अभी हमें। तो जैसे तुम 5 पे हो, 2 पे जाओगे, तो 5 और 2 का जितना अंतर होगा उतनी एनर्जी तुम्हें फैलाना है। E2 का मतलब हो गया 5, E1 का मतलब हो गया 2, 5 में 2 घटाओ 3, 3 जूल बराबर में एच न्यू, 3 के बराबर तुम्हें एच न्यू यानी कि फोटोन की ऊर्जा तुम्हें बाहर फैलानी है। समझ आ गई बात, ठीक है। तो यही है अपना किसका नियम, और समझ गया ना। और ऐसा नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में घूमता रहे और अपनी एनर्जी फैलाता रहे, ऐसा नहीं होगा। भले ही यहाँ पे हर एक इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी है, देखो 2 जूल, लेकिन अपनी कक्षा में घूमते घूमते कभी इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करेगा। उत्सर्जन मतलब फैलाना। कब फैलाएगा, जब वो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च में पहुँचेगा और फिर उच्च के बाद दोबारा निम्न में लौटेगा, क्योंकि वहाँ वो रुक नहीं सकता। जब लौटेगा तब फैलाएगा प्रकाश ऊर्जा के रूप में, ठीक है। हेडिंग लिखो, ये डेरिवेशन है अब जो आने वाला है, यही इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट चीज़ है, फॉर्मूले इसी में है केवल। देखो, हाइड्रोजन सदृश, हाइड्रोजन सदृश, हाइड्रोजन सदृश यानी कि हाइड्रोजन के जैसे, हाइड्रोजन सदृश परमाणुओं का बोहर का सिद्धांत, हाइड्रोजन सदृश परमाणुओं का बोहर का सिद्धांत। हाइड्रोजन सदृश परमाणुओं का बोहर का सिद्धांत, ठीक है। लिखो ब्लू पेन से, हाइड्रोजन सदृश परमाणुओं में, हाइड्रोजन सदृश परमाणुओं में, हाइड्रोजन सदृश परमाणुओं में नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर एक स्थायी कक्षा में, एक स्थायी कक्षा में केवल एक इलेक्ट्रॉन घूमता है। स्थायी कक्षा में केवल एक इलेक्ट्रॉन घूमता है, केवल एक इलेक्ट्रॉन घूमता है। लाइन चेंज करके लिखो, माना कि एक परमाणु जिसका परमाणु क्रमांक कैपिटल Z है, कैपिटल Z है, Z एटॉमिक नंबर कैपिटल Z, परमाणु क्रमांक, ठीक है, परमाणु क्रमांक कैपिटल Z है, और नाभिक पर धनावेश, और नाभिक पर धनावेश, नाभिक पर धनावेश Ze है, प्लस Ze करना, नाभिक पर धनावेश प्लस Ze है, कॉमा लगाओ। मैं एक इलेक्ट्रॉन स्मॉल r त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में, मैं एक इलेक्ट्रॉन स्मॉल r त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में, स्मॉल r त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में, स्मॉल r त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में घूर्णन कर रहा है, घूर्णन कर रहा है।
लाइन चेंज करके लिखो, घूर्णन कर रहा है। लाइन चेंज करके लिखो, इलेक्ट्रॉन को अपनी कक्षा में घूमने के लिए, इलेक्ट्रॉन को अपनी कक्षा में घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल, घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल आवश्यक अभिकेंद्र बल घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल, कॉमा लगाओ, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। नाभिक के बीच स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। ठीक है, चलो इधर आओ। पहले इतना समझते हो, Z बराबर E बराबर P। E का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का आवेश नहीं है, P का मतलब प्रोटॉन का आवेश नहीं है। E लिखने का मतलब है इलेक्ट्रॉन की संख्या, कितने इलेक्ट्रॉन है। P का मतलब है प्रोटॉन की संख्या, Z का मतलब है परमाणु क्रमांक। समझ रहे? जैसे मान लो हमने लिथियम की बात करी, लिथियम का परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर 3 होता है, यानी Z की वैल्यू इसमें कितनी है, इसमें Z की वैल्यू है 3। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे, 3। और नाभिक में जो प्रोटॉन है, नाभिक के अंदर होते हैं ना भाई प्रोटॉन, वो भी कितने हैं, 3। समझ आ रही बात? जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही नाभिक में प्रोटॉन होते हैं, कितने हैं, 3। अभी अगर Z का मान 10 होता तो नाभिक में प्रोटॉन कितने होते, 10। समझ रहे बात को? चलो ठीक है। अब इसका जो नाभिक होगा, नाभिक, उस पर आवेश कितना होगा, कितना आवेश होगा, 3 प्रोटॉन के बराबर प्लस चार्ज। अरे देखो ना यार, नाभिक में प्रोटॉन 3 है तो नाभिक के अंदर कौन रहते हैं, प्रोटॉन ही तो रहते हैं। और प्रोटॉन रहेंगे तो फिर 3 प्रोटॉन के बराबर ही प्लस होगा, तो 3 प्रोटॉन के बराबर प्लस। लेकिन बेटा कभी P में नहीं लिखा जाता चार्ज, नहीं समझे? चार्ज को हमेशा इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में लिखते हैं। तो लिखो 3E का प्लस चार्ज। समझ आ रहे? हर किसी के आवेश को, चाहे वो प्लस का हो चाहे माइनस का, इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में दर्शाते हैं हम। इलेक्ट्रॉन लिखने का मतलब ये नहीं है कि ये चार्ज माइनस का हो गया। इलेक्ट्रॉन लिखने का मतलब केवल है 1.6 × 10⁻⁻⁹। इस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, E। समझ गया? वो उतनी इकाई की प्लस की। समझ में आई बात? क्या इसको हम ZE का प्लस चार्ज नहीं लिख सकते? देखो ध्यान से, जो नाभिक पर आवेश है, क्या उसको हम ZE नहीं लिख सकते सीधा? अरे भैया 3 क्या था, ये परमाणु क्रमांक Z नहीं था क्या? तो ZE के बराबर प्लस चार्ज होता है नाभिक पर। ये चीज़ हमेशा के लिए सीख लेना आप आगे के डेरिवेशन में। हम पूछे नाभिक पर चार्ज कितना, बोलोगे ZE का प्लस चार्ज। प्लस क्यों है? क्योंकि नाभिक में प्रोटॉन रहते हैं। प्रोटॉन क्यों नहीं लिखा? क्योंकि प्रोटॉन नहीं लिखा जाता, उसके आवेश को भी इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में दर्शाते हैं। नहीं समझे? वहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिखने का मतलब है केवल 1.6 × 10⁻⁻⁹ का कौन सा, प्लस चार्ज। समझ आ गई बात? ठीक है। और इस फॉर्मूले में E का मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश नहीं, यहाँ है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। मतलब जितना परमाणु क्रमांक है उतनी ही इलेक्ट्रॉन की संख्या है, उतनी ही प्रोटॉन की संख्या है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 है। लिथियम की बात कर रहे थे हम। Z का मान 3 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 है, प्रोटॉन, नाभिक में प्रोटॉन भी 3 है। तो नाभिक पे आवेश कितना होगा, अब हम निकाल रहे हैं आवेश। कितना आवेश होगा, 3 प्रोटॉन के बराबर कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज। अब प्रोटॉन में दिया नहीं जाता तो हमने लिख दिया उसको इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में, क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सेम ही है, बस इन पे माइनस होता है, इन पे प्लस। तो देखो तो हमने स्पेशल प्लस लगा रखा आगे। ठीक है।
अब हमने इस 3 को फिर से क्या लिख दिया, जेड। आगे से हमेशा ध्यान रखना, नाभिक पर कभी भी आवेश पूछेंगे तो कहोगे जेड ई का कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज। क्लियर होगी बात, ठीक है। अच्छा, अब जरा एक चीज़ की बात करनी है, हाइड्रोजन सदृश, यानी कि हाइड्रोजन लाइक एटम। हाइड्रोजन लाइक मतलब हाइड्रोजन के जैसे दिखने वाले। पहले जरा मैं हाइड्रोजन के बारे में बताऊँ। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1, उसमें इलेक्ट्रॉन भी 1, ठीक है। तो बताओ, नाभिक एक ही कक्षा होगी, एक इलेक्ट्रॉन जो है घूम रहा, गति कर रहा अपनी, और इस पे चार्ज कितना रहेगा नाभिक पे, 1 ई का प्लस चार्ज, क्योंकि बेटा प्रोटॉन भी एक ही होंगे, अभी सिखाया। परमाणु क्रमांक के इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 1 और प्रोटॉन की संख्या भी 1, एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा, प्रोटॉन 1 है। अब हाइड्रोजन सदृश का मतलब होता है ऐसे एटम जिनकी बाहरी कक्षा में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन घूमे, नाभिक में चार्ज कितना भी हो लेकिन बाहरी कक्षा में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन घूमे, जैसे लिथियम प्लस प्लस। बताओ, अगर किसी के ऊपर प्लस लग जाए तो इलेक्ट्रॉन दान करता कि ग्रहण करता, नहीं पता होगा। प्लस करने का मतलब है इलेक्ट्रॉन का दान करना। कितने प्लस हैं, 2। तो वैसे तो इनके जेड का मान 2 था, सॉरी जेड का मान 3 था परमाणु क्रमांक, अभी से गाया, लेकिन और तब इलेक्ट्रॉन कितने थे, 3 पूर्व में, मतलब पहले। अब बाद में कितने हो गए, कितने हो गए, पहले इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी थी, इन नालायकों को पूरा लिखना पड़ेगा हमें। इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 पहले स्टार्टिंग में, और बाद में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो कितनी होगी, अरे प्लस प्लस का मतलब 2 दान कर दे बे, 3 में से अगर 2 चले गए तो कितने बचे, 1, मतलब। अच्छा, प्रोटोनों पे कोई फ़र्क आएगा क्या, अरे भैया प्रोटॉन नाभिक में बंद हैं, अभी कभी निकलते नहीं हैं, नहीं समझे। प्रोटॉन हमेशा देखो, पूरी विद्युत हो, पूरी चुंबक हो, कुछ भी हो, सब के लिए जिम्मेदार केवल इलेक्ट्रॉन है, नहीं समझे। इलेक्ट्रॉन ही खुरापात करता है, नाभिक तो बेचारा नाभिक में बंद है। प्रोटॉन किस में बंद है, नाभिक। वो कभी ना तो क्रिया में भाग लेता, ना कभी चार्ज से मतलब, वो तो अपना बंद है, बस उसी डिब्बे में बंद रहेगा नाभिक में। नाभिक पे कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, समझ गए ना। तो पूर्व की अवस्था में इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 थी बेटा, प्रोटॉन में कितने थे, 3, समझ रहे। इलेक्ट्रॉन की संख्या तुमने 2 दान कर दिए, 1 बचा, लेकिन बाद में प्रोटॉन अभी भी कितने हैं, प्रोटॉन 3 ही रहेंगे। डायग्राम कैसा बनाओगे, बीच में नाभिक में अभी भी 3 प्रोटॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर प्लस चार्ज। ये समझ में आ रहा, 3 इलेक्ट्रॉन का लिख रहा है नालायकों। प्रोटॉन चार्ज कभी प्रोटॉन में नहीं लिखा जाता, चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन में ही लिखा जाता। भले ही बीच में अंदर हमें 3 पी लिखना चाहिए, लेकिन पी को हम ई भी तो लिख सकते हैं, और ई में ही लिखना है। ई लिखने का मतलब ये नहीं कि वहाँ माइनस हो गया, ई का मतलब है मात्र 1.6 × 10⁻⁻19 का प्लस, नहीं समझे। और अगर उसी के आगे माइनस लगा दो, सबसे आगे घात तो माइनस की रहेगी, अगर सबसे आगे माइनस लगा दोगे तो वही बन जाएगा इलेक्ट्रॉन। स्पेशली हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, प्लस, ये देखो, समझ। वैसे लिखना चाहिए 3 पी पर 3 ई लिख दो, समझ रहे ना बात को। और बाहर कितना इलेक्ट्रॉन बचा, इलेक्ट्रॉन बचा केवल कितना, ये देखो, बाद में इलेक्ट्रॉन की संख्या बाद में कितनी होगी, 1, तो मात्र 1 इलेक्ट्रॉन घूम रहा। हाइड्रोजन जो था उसमें भी बाहर 1 इलेक्ट्रॉन घूम रहा, लिथियम प्लस प्लस जो है उसमें भी बाहर कितना इलेक्ट्रॉन घूम रहा, 1 ही इलेक्ट्रॉन घूम रहा। तो ये दोनों जो हैं वो कैसे हैं, हाइड्रोजन सदृश है, यानी जो लिथियम प्लस प्लस है वो किसके जैसा है, हाइड्रोजन जैसा है। समझ आ रही बात कि नहीं। तो कहीं रफ में जाओ, जहाँ तुम्हारी मर्जी हो, वहाँ पे इनमें से जो चीज़ें सटीक लगें वो लिखो, तब जाके चीज़ें आगे समझ आएंगी। कहीं ना कहीं इसको नोट कर लो, क्योंकि पता है केमिस्ट्री तो तुमने पढ़ी है तेज। हाइड्रोजन सदृश का मतलब केवल क्या है, जिसमें एक कक्षा हो और एक ही इलेक्ट्रॉन हो, नाभिक पे कितना भी प्लस चार्ज रहे चलेगा, नहीं समझे। नाभिक से मतलब नहीं है बीच में कितना भी रहे, न्यूक्लियस पे प्लस का 1 ही रहे, चाहे प्लस का 3 ही रहे, चाहे प्लस का 50 ही रहे, लेकिन बाहर की कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए, मात्र 1, वो होगा हाइड्रोजन सदृश, यानी हाइड्रोजन के जैसा।
ये चीज़ रफ में नोट करनी है भैया, समझ रहे ना, ये केवल ज्ञान है ऊपरी, समझ गया। डेरिवेशन अभी चालू नहीं हुआ है, नहीं तो इसी में पेल दो तुम। सब अनपढ़ है ना, एक तो समस्या ये है, सबको 10 बार बताने पड़ेगा हमें। लिख गया भाई। तो नाभिक पे कितना भी चार्ज रहे, बस बाहर की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, उसे अपन कहते हैं हाइड्रोजन सदृश। ठीक है, चलो। डायग्राम बनाओ। ये देखो, एक आर से एक आर काटेंगे, ठीक है।
ये ध्यान रखना, जे एन है जे एच है, साफ साफ लिख रहे हैं, आप लोग भी ध्यान रखना। नोट करो। इसकी फ़ोटो खींचो, घर से नोट करके लाना इसको, ठीक है। और इसको समझाने का काम अपन कल देखते हैं।